नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी यानी जो वीपीओ की परीक्षा आपकी होनी है, उसके लिए वित्त आयोग की सिफ़ारिशें पढ़ेंगे और ये 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे और ये इसका भाग 1 है और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो। कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने 2025-26 के लिए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए किस अनुपात में अनुदान की अनुशंसा की है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। फिर से समझो, जो 15वां वित्त आयोग है, उसने 2025-26 के लिए ग्रामीण यानी रूरल और साथ ही साथ अर्बन स्थानीय निकायों के लिए किस अनुपात में अनुदान की अनुशंसा की है? जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, यहाँ पर किस रेशियो में अनुदान दिया जाएगा? तो वो रेशियो आपसे पूछा है। तो इसमें ज़रा एक बात समझो आप। इससे जितने भी क्वेश्चन्स बन सकते हैं, उनको आप समझ लो। 15वें वित्त आयोग की बात कर रहा है, ठीक है? बात कर रहा है 15वें वित्त आयोग की। तो 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 में कितना दिया था? 2020-21 में जो इसने ग्रांट दिया था, ग्रांट का अनुपात क्या था? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो रूरल बॉडी के लिए कितना था? रूरल बॉडी के लिए कितना था? और साथ ही साथ अर्बन बॉडी के लिए कितना था? तो रूरल बॉडी और अर्बन बॉडी को कितना-कितना दिया गया था, उसका रेशियो मुझे बताओ। वो रेशियो आप याद रखोगे 67.5:32.5 ये रेशियो याद रखो, ठीक? अब जरा 2020-21 नेक्स्ट देखो 2025-26 की आपसे एक क्वेश्चन में पूछा गया है, यही तो पूछा है? 2025-26 का रेशियो बताओ। तो 2025-26 में ग्रांट का अनुपात, ये पूछ रहा है अब आपसे। तो इसमें ग्रांट का अनुपात कहाँ पर? रूरल लोकल बॉडी यानी कि जो ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र हैं, उसमें रेशियो कितना है और लोकल रूरल बॉडी या सॉरी लोकल अर्बन बॉडी वहाँ पर कितना रेशियो है? तो ध्यान दो, रूरल लोकल बॉडी, ठीक है? इज़ टू यानी कि इसका रेशियो कितना है अर्बन लोकल बॉडी के तहत या रूरल और अर्बन में रेशियो कितना है? तो आप बताओगे 2025-26 की बात हो रही है। यहाँ हो रही थी 2020-21 की। दोनों को अंतर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप बताओगे 65:35 का। ये दोनों ही अनुपात याद रखो, ठीक है? 15वें वित्त आयोग की बात हो रही है, अगर 2020-21 में पूछे तो आएगा 67.5:32.5। वहीं अगर आपसे अनुपात ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में रेशियो पूछ ले तो फिर आप बताओगे 65:35, ठीक है? तो स्थानीय निकायों को जो अनुदान दिया जा रहा है, वो 2025-26 का रेशियो क्या होगा? आप बताओगे 2025-26 का रेशियो होगा 65:35, ठीक है? 2020-21 का मैंने क्या बताया था? कितना होगा? 67.5:32.5 इस रेशियो को भी याद रखो। नेक्स्ट देखो, दूसरा कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच अनुशंसित अनुदान को 2020-21 के 67.5:32.5 से बढ़ा के 65.35 करने का क्या कारण बताया है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है। फिर से समझो, कह रहा है कि जो 15वां वित्त आयोग है, उसने कहा था कि हम 2020-21 में जो रूरल बॉडी हैं, ठीक है? उनकी तुलना में जो अर्बन बॉडी हैं, उनको जो अनुदान देंगे वो इस अनुपात में देंगे। लेकिन 2025-26 में बढ़ा के इसने सॉरी 2000 ठीक है 25-26 में बढ़ा के इसने 65-35 कर दिया। तो कारण क्या बताया है? क्यों रूरल बॉडी का अनुपात कम किया गया? आप देखो, आप यहाँ 67.5 था यानी ढाई कम कर दिया गया और यहाँ 32 था तो यहाँ सीधे-सीधे बढ़ा दिया गया 35 तक। तो इसका कारण क्या दिया गया है कि रूरल बॉडी का अनुदान क्यों कम किया है? वो कारण है तेजी से बढ़ता शहरीकरण, विकास के प्रमुख घटकों के रूप में कार्य करने हेतु शहरों की भावी आवश्यकताओं पर बल देना, या फिर ये दोनों कारण हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं कारण है। तो वित्त आयोग ने जो 15वां वित्त आयोग है उसने यही कारण दिया है, ये दोनों। तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? आप फिर से समझो इस प्रश्न को। कह रहा है कि 15वां जो वित्त आयोग है, उसने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच जो अनुदान का अनुपात था 2020-21 के लिए, वो ये रखा था 67.5 अनुपात 32.5। लेकिन फिर
25-26 के लिए इसने बढ़ा के ये अनुपात कर दिया 65-35 का। तो कह रहा है कि ये क्यों किया? इसका कारण पूछ रहा है। वित्त आयोग ने इसका कारण क्या दिया है? वित्त आयोग ने कारण दिया है कि तेजी से जो शहरीकरण हो रहा है, इस वजह से हमें वहाँ ब राशि बढ़ानी होगी और विकास के प्रमुख घटकों के रूप में कार्य करने हेतु शहरों की भावी आवश्यकताओं को देखते हुए हमें वहाँ पर राशि बढ़ानी होगी। ठीक है? अर्बन बॉडीज़ में। तो इसके दोनों कथन सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो, 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए स्थानीय निकायों के लिए कितने अनुदान की अनुशंसा की है? फिर से समझो, जो 15वां वित्त आयोग है, उसने 2021 से लेके 2026 तक पूरे 5 साल के लिए पूछ रहा है। 21 से लेके 26 तक की अवधि के लिए स्थानीय निकायों के लिए कितनी अनुदान की अनुशंसा की है? तो ये आप बिल्कुल रट लीजिएगा। ये है 436361 करोड़ रुपए। ठीक है? तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा। क्लियर हुआ? हाँ, अब नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय शासन निकायों हेतु राज्यों के लिए अनुशंसित अनुदान को जनसंख्या और क्षेत्रफल के रेशियो में किस रेशियो में रखा है? प्रश्न एक बार फिर समझो। कह रहा है कि जो 15वां वित्त आयोग है, उसने स्थानीय शासन निकायों के लिए राज्यों के लिए जो अनुशंसित अनुदान है, उसको किस रेशियो में बाँटा है जनसंख्या और एरिया के हिसाब से? तो अब यहाँ पर आप देखो, ये जो ग्रांट का वितरण किया गया है ना, ग्रांट का वितरण, अनुदान का वितरण, ये कैसे किया गया है? अनुदान का वितरण कैसे किया गया है? अगर मैं आपसे बात करूँ कि अनुदान का वितरण पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या और साथ ही साथ एरिया यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से किस रेशियो में किया गया है? तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के रेशियो में किया गया है 90:10 के रेशियो में, ठीक है? या तो आप 90% और 10% कर सकते हो या 90-10। अब यहाँ से एक एक बात तो क्लियर हो गई कि क्षेत्रफल और जनसंख्या में रेशियो कितना होगा? 10:90 या जनसंख्या और क्षेत्रफल में रेशियो क्या होगा? 90:10। ये ग्रांट का वितरण है, ठीक? अब सपोज़ करो पंचायतों को पैसा मिल गया, तो अब वो खर्चेंगे कैसे? यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक बात और समझ लो, पंचायतें पंचायतें ये सारी बातें आपको याद रखनी है 1 टू 1। पंचायतें सपोज़ करो इनको कोई ग्रांट मिली है, तो फिर अपनी जो मिली हुई ग्रांट है, मिली ग्रांट को कैसे खर्चेंगी? उस इस लिहाज से आप 2 बातें याद रखो। ये जो 15वां वित्त आयोग है, ये कहता है कि इसमें से जो 60% राशि है, जो भी इनको ग्रांट दी जाएगी, उसमें से जो 60% राशि होगी, वो ये खर्चेंगी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे विषय में। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विषय में, ठीक है? 60% राशि। अब इसमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विषय कैसे हो सकते हैं? जैसे पेयजल की आपूर्ति, ऐसे विषयों में ये खर्चेंगी। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है? इन विषयों पर ये खर्चेंगी। साथ ही साथ सैनिटेशन, यहाँ पर ये अपना जो भी इनको अनुदान मिलेगा वहाँ खर्चेंगी। मैं पंचायतों की बात कर रहा हूँ। और फिर बचा 40%। तो 15वां वित्त आयोग कहता है कि 60% तो ये पंचायतें राष्ट्रीय के जो विषय हैं, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विषय में खर्चेंगी, लेकिन 40% जो इनको अनुदान मिलेगा, वो अपनी ये बेसिक सर्विस में खर्चेंगी। बेसिक सर्विस में बेसिक सर्विस में ये अपना हाँ खर्चेंगी, ठीक है? हम कह सकते हैं कि जो बेसिक सर्विस हैं ग्रामीण क्षेत्र की, उनको इम्प्रूव करने के लिए अपना इनको खर्च करना होगा, ठीक है? तो ये दोनों बातें याद रखो। यहाँ से क्या बात आपको याद रखनी है? ग्रांट का वितरण अगर आपसे पूछे जनसंख्या और एरिया के हिसाब से किस रेशियो में 15वां वित्त आयोग कर रहा है, तो 90:10, ठीक? वहीं अगर पंचायतों को जो भी ग्रांट मिलेगी, तो 15वां वित्त आयोग सिफारिश करता है कि आप जो भी आपको ग्रांट मिले, तो आप उसमें से जो 60% हिस्सा है, उसे आप राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे विषयों में खर्च करिए और 40% हिस्सा आप अपनी जो बेसिक आपकी सर्विसेज़ हैं, बेसिक सेवाएँ हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए खर्च करिए। तो यहाँ से आप वापस आओ क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 15वां वित्त आयोग है, उसके स्थानीय शासन निकायों के लिए राज्यों के अनुशंसित अनुदान को जनसंख्या और क्षेत्रफल के रेशियो में किस रेशियो में बाँटा जाएगा? तो आप बताओगे 90:10। पहला वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि किस वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि पंचायतों के द्वारा अनुदान का उपयोग
जलापूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सेवा को प्रदान किए जाने के स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। प्रश्न एक बार फिर समझ लो। कह रहा है कि ऐसा कौन-सा वित्त आयोग था जिसने ये सिफारिश की थी, क्या? कि पंचायतों के द्वारा जो भी अनुदान उपयोग में लाया जाता है, वो जलापूर्ति स्वच्छता से संबंधित सेवा को प्रदान किए जाने के स्तर में सुधार किए जाने के लिए लाया जाना चाहिए। यानी जलापूर्ति और स्वच्छता के संबंध में खर्च किया जाना चाहिए। तो ये किस वित्त आयोग ने सिफारिश की थी? तो आप बताओगे, ये करी थी 12वें वित्त आयोग ने। ठीक है? 12वां वित्त आयोग। अच्छा, ये जो 12वां वित्त आयोग है, 12, इसके बारे में 2-4 बातें समझो। 12th 12वां वित्त आयोग, ठीक है? 12वां वित्त आयोग। यहाँ से 2-3 बातें आपको रटी होनी चाहिए हर एक वित्त आयोग के संबंध में। जैसे अगर आपसे पूछे 12वें वित्त आयोग का नियुक्ति वर्ष बताओ। 12वें वित्त आयोग का नियुक्ति वर्ष, ये कब गठित हुआ था? तो आप बताओगे 2002, ठीक है? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताओगे? डॉक्टर सी रंगराजन। और इसका क्रियान्वयन यानी कि ये इसने कब काम करना शुरू कर दिया था, या हम कहें इसकी क्रियान्वयन की अवधि क्या है? तो क्रियान्वयन का वर्ष क्या है या अवधि क्या है? 2005 से लेकर 2010 तक। ये 12वां वित्त आयोग काम करेगा, ठीक है? इसके बाद फिर हाँ, 13वां वित्त आयोग आएगा आएगा, 14वां वित्त आयोग आएगा, इसके बाद फिर 15वां वित्त आयोग आएगा। अच्छा, वित्त आयोग से संबंधित एक आर्टिकल है 280, क्या बोलता है ये? ये वित्त आयोग के बारे में बोलता है। इसके बाद एक आर्टिकल और है 281, ये क्या बोलता है? ये वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, इनके संबंध में प्रावधान करता है। तो 12वें वित्त आयोग से आप ये बातें याद रखो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। ग्राम पंचायत की अनुदान वितरण रेंज क्या होती है? बताइए भाई। ग्राम पंचायत की अनुदान वितरण रेंज पूछ रहा है आपसे। 70 से 85 होती है। ग्राम पंचायत की पूछी है, हर एक की अलग-अलग होती है। ब्लॉक पंचायत की भी अलग होती है, क्षेत्र पंचायत की भी अलग होती है। ठीक है? अभी आपसे ग्राम पंचायत पूछ रहा है, तो 70 से 85 है, 10 से 25 है, 60 से 40 है या फिर 5 से 15 है। तो इसका सही उत्तर होगा 70 से 85। ये है रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड फॉर द ग्राम पंचायत। ठीक है? अब जरा यहाँ से एक बात समझो। रेंज पूछ रहा है ना, तो तीनों की रेंज आपको पता होनी चाहिए। मैं लिखूं रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? वितरण की रेंज क्या होनी चाहिए? मैं लिख रहा हूं ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। तो ग्राम पंचायत का मैक्सिमम होना चाहिए 85% और मिनिमम होना चाहिए 70%। यानी 70 से जो भी इसका रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम कहें फंड का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो ग्राम पंचायत में इस रेंज में होगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। ग्राम पंचायत में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 70 से लेकर 85 की रेंज में होगा। वहीं अगर हम बात क्षेत्र पंचायत की करें या ब्लॉक पंचायत की, तो आप मुझे बताओ क्षेत्र पंचायत में जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो किस रेंज में होना चाहिए? वो होना चाहिए, यानी मैक्सिमम होना चाहिए 25% और मिनिमम होना चाहिए 10%, ठीक है? ये क्षेत्र पंचायत में फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका रेंज है। अब मुझे बताओ कि अ, ग्राम पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत हो गया, बचा कौन? जिला पंचायत। हाँ, अब मुझे बताओ जिला पंचायत में जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा? वो होना चाहिए 15% से लेकर 5% तक, ठीक है? तो ये तीनों रेंज हैं, आप इनको याद रखिएगा। यानी कि 5% से ज़्यादा नहीं और 15% से 15% से ज़्यादा नहीं और 5% से कम नहीं, ठीक है? तो ग्राम पंचायत का याद रखो, ये भी पूछा जाता है। क्षेत्र पंचायत का भी आपसे पूछा जा सकता है, 10 से 25 हो सकता है इनका रेंज फंड के डिस्ट्रीब्यूशन का, और जिला पंचायत का हो सकता है 5 से 15 फंड के डिस्ट्रीब्यूशन का, एज़ इट इज़। नहीं समझ सकते हो तो रट लीजिए। अच्छा, अब एक बात और समझो, ये तो 3 स्तर वाली बात हो गई। यहाँ पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। यहाँ पर त्रिस्तरीय प्रणाली है, ठीक है? त्रिस्तरीय प्रणाली जहाँ भी लागू होगी, वहाँ ये रेंज चलेगी। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली। जहाँ पर 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली होगी, वहाँ पर रेंज ऑफ फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? जैसे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत
और सपोज़ करो यहाँ पर केवल है जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत है ही नहीं, ठीक है? ग्राम पंचायत है और जिला पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में फंड का डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा जो पहले था, अभी जो मैंने देखा था पीछे 85 और 70 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 85% और ग्राम पंचायत में मिनिमम आ जाएगा 70%। ठीक? यहाँ तक। अब जिला पंचायत की बारी आई, तो जिला ब्लॉक पंचायत तो है नहीं, तो जिला पंचायत में फंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यहाँ होगा 30% और रेंज मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम होगी 15%। ये दोनों बातें आप याद रखो। ये 15वें वित्त आयोग में सिफारिश की गई है, ठीक है? तो एज़ इट इज़ आपको रट्टा मारना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली में ग्राम स्तर में फंड का डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या होनी चाहिए? ये। और जिला पंचायत में फंड के डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या होनी चाहिए? ये। ठीक है? और जहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, वहाँ पर ग्राम पंचायत के फंड के डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज 85-70, क्षेत्र पंचायत के लिए 10-25 और जिला पंचायत के लिए 5 और 15, ये रेंज होनी चाहिए। अब जरा वापस आओ प्रश्न में, कह रहा है कि ग्राम पंचायत की अनुदान रेंज क्या होनी चाहिए? हालाँकि अनुदान रेंज इसने इसको देना चाहिए कि 2 स्तरीय में पूछ रहा है या फिर 3 स्तर में पूछ रहा है। लेकिन फिलहाल 2 स्तर हो या 3 स्तर हो, ग्राम पंचायत का तो सेम ही होता है ना? हाँ, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां। किस वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए कुल 87,519 करोड़ रुपए सहायता अनुदान स्वीकृत किया था, जिसमें ग्राम पंचायतों और नगर निकायों का हिस्सा क्रमशः 74 और 26% था। तो ये मुझे बताओ कौन-सा था? ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें 12वां है कि 13वां वित्त आयोग है, 14वां है या फिर 15वां है? इसमें है आपका 13th वित्त आयोग, 13वां। ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो 13वां वित्त आयोग है, 13th फाइनेंस कमीशन, ध्यान दो। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय केलकर। ठीक, ये इसके अध्यक्ष थे। क्या मुझे बता सकते हो इसकी नियुक्ति का वर्ष क्या है? नियुक्ति का वर्ष, यानी ये जो 13वां वित्त आयोग था फाइनेंस कमीशन, ये कब बना था? कब इसको अपॉइंट किया गया था? 2007 में। और इसका कार्यकाल क्या रहा है? इसके, या हम कहें क्रियान्वयन का वर्ष, ये क्या रहा है? तो आप बताओगे इसके क्रियान्वयन का वर्ष रहा है 2010 से लेकर 2015 तक। ये 3 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और एक अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे हर एक जो वित्त आयोग होता है उसकी रिपोर्ट जमा करने की अवधि भी होती है, कि भाई गठन तो कर दिया गया 2007 में, तो आप रिपोर्ट कब तक जमा करोगे? तो इसने 2 साल बाद रिपोर्ट जमा करी थी 2009 में, और उसी रिपोर्ट को 2010 से लेकर 15 तक लागू किया गया था। ये होता है। बात समझ पा रहे हो हमारी? हाँ, तो नियुक्ति कब हुई? 2007 में, रिपोर्ट इसने 2 साल बाद दी कि ऐसे-ऐसे आप अनुदान दीजिए। तो उस रिपोर्ट को फिर इस अवधि तक फॉलो किया गया था 2010 से लेकर 15 तक। ठीक है? तो खैर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9वां देखो। 9 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है? विचार करो भाई। पहला कथन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 243 का 6 में आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय का उल्लेख है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का उल्लेख है। दूसरे कथन में कह रहा है कि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 का में ग्राम पंचायत द्वारा प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है। क्या ये दोनों सही हैं? आर्टिकल 243 की छा में आओ जरा, क्या कहता है छा? ये छा बात करता है पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व के बारे में। ठीक है? तो पहला वाला तो सही हो गया, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय वगैरह-वगैरह, तो ये पहला वाला सही है। दूसरे में आओ, कह रहा है कि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 का, इसमें वर्णन है कि पंचायतें प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेंगी। तो ये भी सही है। ये दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है? ग्राम पंचायतें जो प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करती हैं, वो 15 का के तहत करती हैं। और फिर ये जो विकास योजना तैयार करके किसे भेजती हैं? बताओ मुझे। धारा 15 का के तहत इन्होंने विकास योजना तैयार की। फिर इसके बाद ये विकास योजना प्रेषित किसे करती हैं? क्या बता सकते हो आप? प्रेषित करेंगी संबंधित क्षेत्र पंचायत को। ठीक है? जो भी संबंधित इनकी क्षेत्र पंचायत होगी, उसे ये प्रेषित करेंगी। तो यहाँ पर कथन आपके दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। किस वित्त आयोग से ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें शुरू हुई थी? अब एक बात समझो, यहाँ पर वो वित्त आयोग आएगा जो स्थानीय निकायों के लिए अधिकार हस्तांतरण की आयोग की सिफारिशें शुरू हुई थी। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? एक बार फिर समझो। कह रहा है कि एक इनमें से वित्त आयोग है। उनमें से कौन सा इनमें वित्त आयोग है
जो ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए सिफारिश किया था सबसे पहले? कौन था? जिस समय अ जब ग्रामीण स्थानीय निकाय बने थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो है वित्त आयोग नंबर 10वां। पहला वाला ऑप्शन सही है, 10वां वित्त आयोग। अच्छा ये बना कब था? नियुक्ति वर्ष हुई थी इसकी 1992 में और केसी पंत इसके अध्यक्ष थे। और आप देखोगे जब इसका क्रियान्वयन होगा ना तब 73वां संविधान संशोधन हो चुका होगा। जैसे इसमें 2-3 बातें आप समझो। ये जो 10वां वित्त आयोग है, 10वां वित्त आयोग, ठीक? नियुक्ति वर्ष क्या है इसकी? नियुक्ति वर्ष कब बना था ये? तो आप बताओगे 1992 में, ठीक? किसकी अध्यक्षता में बना था? केसी पंत साहब की अध्यक्षता में ये बना था। साथ ही साथ इसने रिपोर्ट कब जमा की? रिपोर्ट कब इसने जमा की? 1994 इसने 2 साल ले लिए सिफारिशें देने में। इसके बाद इसकी जब रिपोर्ट जमा हो गई तो इसी रिपोर्ट को क्रियान्वयन किया गया। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्रियान्वयन वर्ष क्या हुआ? तो 1995 से 2000 तक और उसी समय 73वां संविधान संशोधन भी आया था, है ना? तो किस वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग से सिफारिशें करनी शुरू की थी? तो यही होगा आपका 10वां नंबर, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो 11वां निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए भाई, कौन सुमेलित नहीं है? 10वां वित्त आयोग इसका जो क्रियान्वयन वर्ष है 1997 से 2002 है, क्या ये सही है? 12वां है 2005 से लेकर 10 तक, 13वां है 10 से लेकर 15 तक या फिर 14वां है 15 से लेकर 2020 तक। कौन-सा सही है? इनमें से सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो 10वां सही सुमेलित नहीं है। मैंने 10वां अभी बताया था आपको, 10वां मैंने बताया था 1995 से लेकर सन 2000 तक, है ना? यही तो बताया था। 10, 12, 13 और 14 ज़रा यहाँ नए सिरे से देखो। 10 ये मैं वित्त आयोग की बात कर रहा हूँ। वित्त आयोग 10वां, 12वां, 13वां और 14वां। जो 10वां वित्त आयोग है, वो कब से कब तक रहा था? मैंने पीछे क्या बताया 1995 से 2000 हाँ, 1995 से 2000 इसका कार्यकाल रहा था यानी क्रियान्वयन वर्ष रहा था और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत इसके अध्यक्ष थे। वहीं मैं अगर 12वीं की बात करूँ, तो 2005 से लेकर 2010 तक इसका कार्यान्वयन वर्ष रहा था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रंगराजन साहब, है ना? रंगराजन। 13वां जो वित्त आयोग था 2010 से लेकर 2015 तक इसका कार्यान्वयन वर्ष रहा और इसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे विजय केलकर साहब, ठीक है? क्लियर है? 14वें वित्त आयोग ये कार्यान्वयन कब से कब तक रहा था? 2014 से लेकर 2020 तक, सॉरी 15 से लेकर 20 तक, ठीक है? और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? वाई वी रेड्डी साहब। क्लियर है बात? तो 10, 12, 13, 14 यही तो आपसे बोला था 10, 12, 13 और 14 तो इसमें से सुमेलित कौन-सा नहीं है? ये पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है? यही सुमेलित नहीं है। बाकी सब तो हैं 15 से 20 ये है, 10 से 15 ये है 13वां और 5 से 10 ये है, ठीक है? बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 कौन-सा वित्त आयोग है जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अस्तित्व में आने के ठीक पहले गठित हुआ? इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कब हुआ था 73वां 74वां? 1992 में हुआ था, ठीक है? और 1993 में लागू हुआ था। इससे ठीक पहले कौन-सा वित्त आयोग बना था? बताइए, यही पूछ रहा है आपसे। तो इससे ठीक पहले बना था आपका 10वां वित्त आयोग, 10वां वित्त आयोग। ये 10वां वित्त आयोग इसकी नियुक्ति कब हुई थी? मैंने अभी आपको पीछे बताया था। 10वां वित्त आयोग, इससे पीछे और बताया था शायद, हाँ, यही है। 10वां वित्त आयोग 1992 में इसकी नियुक्ति हुई थी, ठीक है? 10वें वित्त आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1992 में नियुक्ति हुई। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसकी नियुक्ति हुई, इसने रिपोर्ट कब दी? 1994 में दी। इसके क्रियान्वयन का वर्ष 1995-96 है और इसके अध्यक्ष रहे थे केसी पंत। तो कह रहा है कि 73वें 74वें से पहले ठीक पहले कौन-सा गठित हुआ था? तो यही गठित हुआ था, 10वां वित्त आयोग, इसी का गठन हुआ था। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कौन-सा अनुच्छेद है जो पंचायतों के वित्तीय संसाधनों से संबंधित है? बताओ भाई, पंचायतों के वित्तीय संसाधनों से संबंधित कौन-सा है? आर्टिकल 243 का एच, एच क्या बोलता है? एच बोलता है पंचायतों द्वारा द्वारा कर अधिरोपण करने की शक्ति, ठीक है? पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपण करने की शक्ति यानी कि ये जो कर अधिरोपण कर रहा है,
ये पंचायतों की वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है, या पंचायतों की वित्तीय शक्ति को दर्शाता है। तो पहला तो सही हो गया। वित्तीय संसाधन कह रहा है ना कि वित्तीय संसाधन के संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो पहला वाला सही है, ठीक है, ये पंचायतों के वित्तीय संसाधन को दर्शाता है। दूसरे में आओ, अनुच्छेद 243 का आई, ये क्या है? ये कहता है वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग सरकार अनुदान देगी, राज्य सरकार अनुदान देगी, कोई संस्था अनुदान देगी, उन सब के बारे में ये बात करता है। तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, ये भी वित्तीय संसाधन की बात कर रहा है, पंचायतों के वित्तीय संसाधन की। तो यहाँ से हमारे दोनों सही हो जाएँगे, ए और बी दोनों। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखो, 14 कह रहे हैं कि कौन है जो पंचायतों के संसाधन जुटाने के वित्तीय स्रोत हैं? पंचायतों के संसाधन जुटाने के वित्तीय स्रोत क्या हैं? बताओ भाई? केंद्र सरकार से केंद्र सरकार पंचायतों को संसाधन दे सकती है, वित्तीय रूप से मदद कर सकती है, बिल्कुल। केंद्रीय वित्त आयोग भी सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति को कि वो केंद्र सरकार को आदेश दे और केंद्र सरकार फिर राज्य निधि में पैसा भेजेगा और वो राज्य निधि से आपके ग्राम फंड में पैसा आ जाएगा, ठीक है? राज्य वित्त आयोग डायरेक्टली सिफारिश करता है कि भाई केंद्र सरकार दीजिए आप पैसा ग्रामीण निकायों को। तो ये सही, चारों के चारों सही हो जाएँगे। ये सारे के सारे हैं जो पंचायतों के संसाधन जुटाने के लिए वित्तीय स्रोत हैं एक तरह से, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 सर्वप्रथम किस वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए लेखा परीक्षा मुद्दे को उजागर किया था? तो ये कौन-सा है? सबसे पहले कौन-सा वित्त आयोग था जिसने पंचायती राज के जो स्थानीय निकाय हैं, उनके लिए लेखा परीक्षा मुद्दे को उजागर किया था? कौन-सा है इसमें से? इसमें से जो आपका सही उत्तर होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या 10वां है, 11वां है, 12वां है या फिर 13वां है? स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा के मुद्दे को उठाने वाला जो आपका वित्त आयोग है, वो है 11वां, ठीक है? 11th। अब इसमें एक बात समझो, 11th वित्त आयोग है, 11th वित्त आयोग के बारे में मुझे एक बात बताओ, 11वां वित्त आयोग, ठीक है? 11वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष था, वो कौन था? इसका नाम था एम खुसरो। अब मुझे बताओ 11वां वित्त आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? कब बनाया गया था? तो आप बताओगे 1998 में। मुझे बताओ इसने रिपोर्ट कब पेश की थी? तो आप बताओगे सन 2000 में। अब जब सन 2000 में इसने रिपोर्ट पेश की तो फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर इसको क्रियान्वित किया जाएगा। तो क्रियान्वयन की अवधि क्या थी? आप बताओगे 2000 से 2005, ये इसके क्रियान्वयन की अवधि है, ठीक है? वहीं अगर हम आपसे राज्य वित्त आयोग के बारे में पूछें तो 2 आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल 243 का जे है और एक है 243 का ज़ेड। दोनों आर्टिकल्स में मुझे बताओ क्या है? यहाँ पर चूँकि मैं लेखा परीक्षा की बात कर रहा हूँ, है ना? लेखा परीक्षा, तो पंचायतों की लेखा परीक्षा कहाँ पर है? 243 का जे, यहाँ पर पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करने की बात की गई है और 243 का ज़ेड है, यहाँ पर नगर पालिकाओं के लेखा अंकेक्षण की बात की गई है। तो ये लेखा परीक्षण की बात की गई है यहाँ पर किसकी? पंचायतों की और यहाँ पर लेखा परीक्षण की बात की गई है किसकी? नगर पालिका की, ठीक है? तो ये दोनों ही आर्टिकल्स हैं, महत्वपूर्ण हैं, याद रखिए इनको। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16 मैं इंक बदल लूँ? हाँ, 16 सर्वप्रथम किस वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया था कि पिछले वर्ष की लेखाओं और पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त होगी? ये किसने कहा था? कौन-सा वित्त आयोग है जिसने ये कहा था सबसे पहले? फिर से समझ लो, कौन-सा वित्त आयोग है जिसने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि पिछले वर्ष के लेखाओं की रिपोर्ट और पिछले से पिछले वर्ष के लेखाओं की रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध करानी होगी। ये शर्त है। उपलब्ध कराना किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त होगी। ठीक है? ये कहा था। तो कौन-सा है वो? वो है 15वां वित्त आयोग, 15th। ठीक, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 और 22-23 के लिए कम से कम कितने प्रतिशत स्थानीय निकायों के अपने पिछले वर्ष के अंतिम और पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने की शर्त रखी है, ताकि राज्य इस अवधि में पूर्ण अनुदान प्राप्त कर सके? बताइए भाई। मैं फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूँ। 15वें वित्त आयोग ने 2021-22
और 2022-23 के लिए कम से कम कितने प्रतिशत स्थानीय निकायों के अपने पिछले वर्ष के अंतिम और पिछले के पिछले वर्ष की लेखा परीक्षाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने की शर्त रखी थी, ताकि राज्य इस अवधि में पूर्ण अनुदान प्राप्त कर सकें। ये कितना होगा? ये था 25%। आंसर होगा आपका दूसरा, ठीक है? और जो 15वां वित्त आयोग था, ये जो 15वां वित्त आयोग है, ये सारे के सारे जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे फैक्ट्स हैं, रटे होने चाहिए। जो 15th वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग, इसका नियुक्ति वर्ष क्या था? ये था 2017। अध्यक्ष कौन थे इसके? एन.के. सिंह, ठीक है? और इसकी क्रियान्वयन की अवधि क्या है? इसकी क्रियान्वयन की अवधि ये है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। ये ड्यूरेशन याद रखो। वापस आओ प्रश्न में। प्रश्न में इस डेटा को याद रखो। ये सारे के सारे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, इनको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है? 25%। नेक्स्ट देखो। कब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए पूरे भारत में शामिल किया गया था? तो ये तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? और उसे पूरे देश में कब लागू किया गया था? तो एक तारीख याद मैंने करवाई थी आपको, 24 अप्रैल की तारीख थी। 1993 साल था, को पूरे देश में ये लागू कर दिया गया था, है ना? ये मैं बात कर रहा हूँ पंचायती राज की। पंचायती राज की। पंचायती राज से मेरा सीधा सा आशय है, कौन-सा अनुच्छेद है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब मुझे बताओ 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, वो लोकसभा से कब पास हुआ? राज्यसभा से कब पास हुआ? तारीखें याद होनी चाहिए आपको। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पास होके फिर ये पहुँचता है राष्ट्रपति के पास। प्रेसिडेंट ने इस पर अपनी सहमति जताई थी 20 अप्रैल को, 1993 को। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसमें अपनी सहमति जताई। इसके बाद 24 अप्रैल से ये लागू कर दिया गया पूरे देश भर में, ठीक है? तो ये तारीख याद रखो। इसके अलावा ये तो 73वें की बात है। मैं अगर पूछूँ 74th, मैं अगर आपसे पूछूँ कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कब लागू हुआ था पूरे देश में, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 1 जून 2000, 2000 कहाँ है? 1 जून 1993 को। ये तारीख भी आप याद रखो। 1 जून 1993 को 74th लागू हुआ था और 73वां लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जो पहला वित्त आयोग था, इसका गठन कब किया गया था? यही तो पूछा है आपसे। 1950 में, 1953 में या फिर 52 में या फिर 54 में। हालाँकि ये प्रश्न में अगर 1951 ऑप्शन होता तो ज़्यादा बेहतर होता, है ना? जो पहला वित्त आयोग था उसकी नियुक्ति करी गई थी 1951 में, लेकिन अब वो ऑप्शन है नहीं तो आप 52 लगाओगे, ठीक है? जैसे मैं इसमें 2-4 फैक्ट लिख दूँ। पहला वित्त आयोग, प्रथम वित्त आयोग, ठीक? जो पहला वित्त आयोग था इसकी नियुक्ति कब हुई थी? नियुक्ति वर्ष ये था 1951, 1951। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे केसी नियोगी साहब, ठीक? क्लियर है? और इसने रिपोर्ट कब जमा की? रिपोर्ट जमा की थी 1952 में और फिर उसी समय से इस रिपोर्ट का क्रियान्वयन हो गया। तो क्रियान्वयन अवधि क्या है? कब से कब तक इस रिपोर्ट की सिफारिशें मानी गईं? 1952 से लेकर 1957 तक। ठीक? तो इतनी बातें याद रखो। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होना चाहिए वो 51 होना चाहिए था। लेकिन खैर फिलहाल अब ऑप्शन में है नहीं तो फिर आप 52 मारिए। चूँकि वित्त आयोग का गठन पूछा गया है ना, गठन 51 में हुआ था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 में आओ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे वित्त आयोग के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो किस क्षेत्र के अनुभव रखने वाले व्यक्ति से किया जाता है? तो वित्त आयोग का चुनाव कैसे हो रहा है? देखो, वित्त आयोग की संरचना, ठीक? वित्त आयोग की संरचना, हालाँकि इनके जो सदस्य वगैरह हैं, इनमें ज़्यादा संविधान कुछ वर्णन है नहीं। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम के तहत इसको संचालित किया जाता है। तो खैर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आओ आप, कह रहा है कि
वित्त आयोग की संरचना में आपसे पूछ रहा है कि जो ये वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है, ये किस क्षेत्र में महारथी होना चाहिए? तो वित्त आयोग की संरचना में एक तो इसका होता है अध्यक्ष और 4 होते हैं इसके सदस्य। ये जो अध्यक्ष होता है, बात समझना, ये जो अध्यक्ष होता है, ये बंदा होना चाहिए सार्वजनिक मामलों का जानकार, ठीक है? अगर ये बंदा सार्वजनिक मामलों का जानकार नहीं है, तो फिर नहीं बन सकता है। कुल मिला के प्रायोरिटी दी जाती है। सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए इसे। अच्छा, अब ये आओ इनमें 4 सदस्यों में। इसमें से जो 1 सदस्य है, ये 4 सदस्य हैं, चारों की अब बात कर रहा हूँ, इनकी योग्यताओं की। इनमें से जो 1 सदस्य है, वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए या फिर इस पद के योग्य हो। वो व्यक्ति बनेगा वित्त आयोग संस्था का एक सदस्य। दूसरे में क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके पास लेखा और वित्त मामलों का ज्ञान हो, ठीक है? और तीसरी इसकी जो तीसरा सदस्य होगा, उसकी योग्यता होनी चाहिए कि वो प्रशासन और वित्त मामलों का उसे अनुभव हो, ठीक है? और जो चौथी खूबी होनी चाहिए, इन 4 व्यक्तियों में से जो चौथा सदस्य होगा, उसके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अर्थशास्त्र का ज्ञाता। तो ये 4 सदस्यों की योग्यताएँ हैं और वो है एक अध्यक्ष की योग्यता। अब वापस आओ अपने प्रश्न में। प्रश्न में कह रहा है कि जो अध्यक्ष होना चाहिए, वो किस क्षेत्र का उसे अनुभव रखना चाहिए? अध्यक्ष को अर्थशास्त्री नहीं होना चाहिए, वित्तीय मामलों का भी जानकार नहीं होना चाहिए, बस उसे प्रशासनिक मामलों का भी जानकार नहीं, उसे सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए, ठीक है? सार्वजनिक मामलों की वो जानकारी रखता हो, ठीक? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21 नंद किशोर सिंह ये किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको एक मैं लिस्ट दे रहा हूँ, आपको सारे के सारे वित्त आयोग के अध्यक्ष पता होने चाहिए, एक ऊपर से सीक्वेंस में, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कभी-कभी ऑर्डर में देता है कि क्रमानुसार सजाइए, तो जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सीरीज़ याद ही करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं ऊपर के 4 बोलूँ, तो ऊपर के 4 आप सबको पता होंगे, बड़े सिंपल हैं। जैसे सबसे पहला तो सबको पता है, कौन है? केसी नियोगी, है ना? कब से कब तक रहे ये मैटर नहीं करता है, बस इनका क्रमानुसार आप याद रखिए। दूसरे कौन थे? दूसरे थे के. संथानम, इनका भी नाम आपको याद होगा। तीसरे कौन थे? तीसरे भी काफ़ी चर्चित रहे थे, ए.के. चंदा, इनका भी नाम आपको याद होगा। और चौथे का तो नाम आपको याद होगा ही होगा, पीवी राजमन्नार। आपने कई सारी समितियाँ पढ़ी होंगी, राजमन्नार समिति वगैरह। तो ये 4 हैं, ये 4 आपको पता है। अच्छा अगर हम नीचे से 4 की बात करें तो वो भी आपको पता होंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ 15वें कौन है? तो 15वें आप बताओगे एन.के. सिंह को, है ना? अगर मैं बात करूँ 14वें कौन है? तो 14वें कौन बताओगे आप? इससे पहले कौन थे? वाई.वी. रेड्डी साहब थे, ठीक? इससे पहले कौन थे? अगर मैं 13वें की बात करूँ, तो आप एन.के. सिंह से वाकिफ़ होंगे, वाई.वी. रेड्डी से भी वाकिफ़ होंगे, आप कालेलकर साहब से भी वाकिफ़ होंगे, विजय केलकर, ठीक है? इससे पहले कौन थे? 12वें से ये गवर्नर ऑफ इंडिया सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, जैसे सी रंगराजन, है ना? तो ये 4 से भी आप वाकिफ़ होंगे और एक नाम और आपको पता होगा अगर मैं 11वें की भी बात करूँ, एम.ए. खुसरो, ठीक? तो ये आपको इतने तो पता ही होंगे। अब बचे बीच के, तो बीच के 2-4 बचे हैं, उनको भी याद रख लो। जैसे 5वें नंबर की मैं बात करूँ, महावीर त्यागी, छठे नंबर की मैं बात करूँ, ब्रह्मानंद रेड्डी, ये भी वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। 7वें कौन से थे? जे.एम. सेलत या सेलाट कहीं-कहीं लिखा होता है। 8वें कौन से थे? वाई.बी. चौहान। 9th नंबर पे कौन थे? 9th नंबर पे आपके आए थे मैंने उल्टा लिख दिया एन.के.पी. साल्वे, ठीक है? और 10वें नंबर पे कौन आए थे? 10वें नंबर पर रहे थे वित्त आयोग के अध्यक्ष जिनका नाम है आपके के.सी. पंत, ठीक? तो इतने याद करने हैं केवल 5 से लेकर 10वें तक। बाकी तो सब आपको एम.ए. खुसरो, रंगराजन के बाद केलकर आए, केलकर के बाद रेड्डी आए, रेड्डी के बाद एन.के. सिंह आ गए, ठीक है? यहाँ पर नियोगी के बाद संथानम, संथानम के बाद चंदा, चंदा के बाद राजमन्नार साहब। तो इतने तो याद ही होंगे, बाकी इनको 3-4 को और याद रखना है। ये सीक्वेंस में याद रखो, सीक्वेंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? हाँ, अब वापस आओ अपने प्रश्न में। कह रहा है एनके सिंह ये एनके सिंह हैं, नंदकिशोर का मतलब एनके। एनके सिंह किसके थे? ये थे 15वें वित्त आयोग के। ठीक, नेक्स्ट देखो।
22 नंबर, 14वें वित्त आयोग ने अपने विभाज्य पूल से लगभग कितना प्रतिशत स्थानीय निकायों को आवंटित किया है? अपने विभाज्य पूल से 14वें वित्त आयोग की बात हो रही है। लगभग ही कितना प्रतिशत आवंटित किया है? लगभग किया है 4% आवंटित। ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये 14वां वित्त आयोग आ गया, 14th वित्त आयोग। बताओ मुझे इसके बारे में थोड़ी बातें। 14th वित्त आयोग कब नियुक्ति हुई थी इसकी? इसकी नियुक्ति हुई थी 2013 में। ठीक है? इसने रिपोर्ट कब पेश की? रिपोर्ट पेश की 2014 में। कार्यकाल इसका क्या रहा? या इसके जो रिपोर्ट थी उसको कब तक क्रियान्वित किया गया? 2015 से लेकर 2020 तक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे, 14वां है ना, तो वाई.वी. रेड्डी हो जाएंगे। वाई.वी. रेड्डी यानी इनसे पहले जो एन.के. सिंह है उनसे पहले वाले वाई.वी. रेड्डी। और वाई.वी. रेड्डी से पहले वाले कौन थे? केलकर साहब, रंगराजन और खुसरो। ठीक, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? 22। ये है 23। 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2023-24 में 2023-24 से आगे अनुदान तभी प्राप्त कर सकेंगे जब वे सार्वजनिक पटल पर ग्रामीण स्थानीय निकायों का ये आंकड़ा ऑनलाइन उपलब्ध कराएं। कौन सा आंकड़ा? वित्त आयोग कहता है, ध्यान देना, 15वां वित्त आयोग कह रहा है कि राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए 2024-25 से आगे अनुदान तभी प्राप्त होगा जब आप सार्वजनिक पटल पर हमें आंकड़ा दो। कौन सा आंकड़ा? पिछले वर्ष का आंकड़ा दो, पिछले से पिछले वर्ष का आंकड़ा दो। यानी ये वाला आंकड़ा भी हमें चाहिए, ये वाला आंकड़ा भी चाहिए। ठीक है? तो ये दोनों के दोनों यानी पिछले वर्ष का अंतिम लेखा मुझे चाहिए और पिछले से पिछले वर्ष का लेखा परीक्षा भी मुझे चाहिए, यानी कि ये दोनों हो गए। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ लो। जो 15वां वित्त आयोग है उसके अनुसार राज्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2023-24 से आगे अनुदान तभी प्राप्त करोगे आप जब आप सार्वजनिक पटल पर ग्रामीण स्थानीय निकायों का हमें आंकड़ा ऑनलाइन उपलब्ध कराओगे। कौन-कौन सा आंकड़ा? पिछले वर्ष का और पिछले से पिछले वर्ष का। ठीक है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, 24 कह रहा है कि जो 15वां वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार 2020-21 के लिए कुल कितनी धनराशि सभी प्रदेशों के स्थानीय निकायों के मध्य आवंटित की जानी है? 2020-21 की बात कर रहा है, 2020-21 की। तो बताइए भाई 2020-21 में कितनी धनराशि आवंटित की जानी है? यहाँ पर आप समझो। 15th वित्त आयोग की बात हो रही है ना? प्रश्न में आओ जरा वापस। हाँ, 15वें वित्त आयोग की। देखो, 15वां वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग की बात हो रही है। कह रहा है कि 2020-21 में कितना रुपया आवंटित किया गया? 2020 और 2021 की बात हो रही है। तो टोटल आवंटित हुआ था 90,000। हाँ, 90,000 करोड़ रुपए। ठीक है? ये जो 90,000 करोड़ रुपए हैं, ध्यान देना, ये जो 90,000 करोड़ रुपए है, इसमें ये टोटल है, इसमें रूरल लोकल बॉडी को कितना प्रतिशत दिया गया? मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, पहले प्रश्न में मैंने शायद बताया था आपको। फिर से देखो, रूरल लोकल बॉडी, इसको कितना प्रतिशत दिया गया? 67.5%। वहीं अर्बन लोकल बॉडी को कितना दिया गया? अर्बन लोकल बॉडी को दिया गया 67 से कितना बचेगा? 32.5 बचेगा, है ना? कितना? तो अब जरा 90,000 का 67.5% जब आप निकालोगे तो आपकी धनराशि बनेगी 775,6075 करोड़ रुपए। और जब आप 32.5% 90 करोड़ का निकालोगे तो आपकी धनराशि बनेगी 29,250 करोड़ रुपए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 2020-21 में रूरल लोकल बॉडी को कितना रुपया मिला, तो आप ये बताओगे। 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर अर्बन लोकल बॉडी को कितना रुपया मिला, तो आप ये बताओगे। वहीं अगर आपसे पूछे 2020-21 में टोटल रुपया कितना दिया गया लोकल बॉडीज को, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, यहाँ क्लासिफाई नहीं कर रहा है। जब क्लासिफाई करके देगा तो फिर आपको ये धनराशि बतानी होगी। ठीक है? तो फिर आप बताओगे 90,000 करोड़ रुपए। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है? वहीं एक बात और समझो, ये तो 2020-21 की केवल बात है। अगर यहीं आपसे एक प्रश्न और पूछते कि बताओ भाई 2021 से 2026 तक, 2021 से 2026 तक के लिए, अब सीधे मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, अभी 1 साल की बात कर रहा था। तो 2021 से 26 तक के लिए लोकल गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नेंस को टोटल ग्रांट कितना दिया गया? तो आप बताओगे 4,3,6,3,6,1 करोड़ रुपए। 4,3
6361 करोड़ रुपए। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? प्रश्न में वापस आओ ज़रा। कह रहा है कि अ, 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए कितनी धनराशि दी है? तो इसमें जो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2020-21 पूछ रहा है ना, 90,000 करोड़ रुपए। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसी में 1-2 बातें और समझो आप। मैं यहाँ पर था, हाँ, यहाँ पर आप 2 बातें और समझो। दरअसल 2021 से लेकर 2026 तक यानी ठीक-ठीक 5 साल के लिए लोकल गवर्नेंस के लिए 43, 63, 61 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 15वें वित्त आयोग के द्वारा। ठीक। वित्त आयोग ने साथ ही साथ कहा है कि जो शहरीकरण बढ़ रहा है और भविष्य में जो शहरों की माँग उत्पन्न हो रही है, उसको देखते हुए भी ग्रांट का अनुपात उसने निर्धारित किया है। जैसे ऐसे समझो, मैं हाँ, नया पेज ले लेता हूँ। जैसे 2020-21 में जो ग्रामीण और शहरी का रेशियो होगा, ग्रामीण निकाय और शहरी निकाय का जो रेशियो होना है, वो होना है 67.5 और 32.5। ये मैंने पीछे आपको आपसे चर्चा की थी, है ना? 2020-21 में क्यों इतना आवंटित क्यों किया जा रहा है? चूँकि अ, जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ेगा, उस लिहाज से ग्रामीण को जो पैसा दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है, उसमें कटौती की जाएगी और फिर जो रेशियो होना चाहिए 2025-26 में ग्रामीण और शहरी का जो रेशियो होगा, वो होगा 65:35 का। ये रेशियो क्यों हुआ? 67.5 से घट के 65 क्यों आ गया? क्योंकि शहरीकरण पर फिर ज़्यादा फ़ोकस किया जाएगा। बढ़ते शहरीकरण और भविष्य में जो शहरों की माँगें होंगी, उनमें ग्रांट में परिवर्तन देखा जाएगा। उस बिहाफ़ से हाँ, अनुदान में आप परिवर्तन देखोगे। 2020-21 में ये रेशियो था और 2025-26 में वित्त आयोग के आधार पर 15वें वित्त आयोग के अनुसार ये रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसका सही उत्तर मिल गया आपको इस प्रश्न का? हाँ, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आओ। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ ये कब किया गया? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018 में किया गया था इसका तो, है ना? राष्ट्रीय ग्राम इसी में ज़रा देखो, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में बहुत सारी बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स बना के लिख लो। सबसे पहला पॉइंट, शुरू कब हुआ? तो वर्ष 2018 से शुरू, ठीक? जब इसे 2018 में शुरू किया गया था, तो किस अवधि के लिए शुरू किया गया था? क्या इसकी अवधि थी? तो अवधि होगी 2018-19 से लेकर 2021-22 तक। लेकिन 22 तो गुज़र गया, क्या अब ये बंद कर दिया गया है अभियान? ना। तो क्या हुआ इसमें? अब इसमें विस्तार किया गया है। इसकी अवधि में विस्तार कर दिया गया है। कब से? 1 अप्रैल 2022 से बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक के लिए। तो अब नई अवधि क्या है इसकी? ये है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक। चलो तीसरा बताओ, ये जो अभियान है इसकी कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? बताइए आप। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है यहाँ तक? बात समझ पाए? एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ग्राम स्वराज अभियान है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसका फंडिंग पैटर्न क्या है? फंडिंग पैटर्न बताइए। इसका फंडिंग पैटर्न क्या होना चाहिए? फंडिंग पैटर्न होना चाहिए 60:40 का। इसका फंडिंग पैटर्न होना चाहिए 90:10 का। इसका फंडिंग पैटर्न होना चाहिए, हटा दो इसको। इसका फंडिंग पैटर्न होना चाहिए 100% का। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 100% का। ठीक? 60-40 क्या है? 60 किसे देना होगा? केंद्र को। और 40 किसे देना होगा? सामान्य राज्यों को। सामान्य राज्यों से मेरा आशय है जैसे राजस्थान हो गया, जैसे हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया ना, ये सामान्य राज्य हैं, पहाड़ी राज्य नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ 90-10 में। 90 रुपए कौन देगा? ये देगा केंद्र। और 10 रुपया कौन देगा? ये वो राज्य देंगे जो पहाड़ी हैं, पहाड़ी राज्य। ठीक? ये वो राज्य देंगे जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ ईस्ट राज्य। तो ये राज्य यानी कि पहाड़ी राज्यों और नॉर्थ ईस्ट राज्यों साथ ही साथ केंद्र के मध्य राजस्व का बँटवारा किस अनुपात में है? तो आप बताओगे 10:90।
वहीं अगर आपसे पूछे सामान्य राज्य और केंद्र के मध्य बँटवारा राजस्व का कितना है, तो 40-10 का। लेकिन यूटी केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों में 100% बँटवारा 100% पैसा कौन देता है? वो देता है कौन-सी है? केंद्र सरकार। हाँ, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना, मजबूत करना, बस हो गया। ठीक है? तो इतनी बातें याद रखो। पंचायती राज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से 2018 से शुरू हुआ। अवधि क्या है? ये है, पहले ये थी, अब ये है 26 तक। पंचायती राज मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। ये फंडिंग पैटर्न है 60-40, 90-10 और 100। चलो नेक्स्ट देखो। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत किस घटक में केंद्र सरकार की भागीदारी 100% है? फिर से वही आ गया, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में किस घटक में 90-10 का रेशियो कहाँ था? पहाड़ी क्षेत्रों में। 90 केंद्र था, पहाड़ी क्षेत्र 10 थे। ₹10 इन्वेस्ट करते थे। 60-40 का रेशियो कहाँ था? ₹60 केंद्र देता था, ₹40 वो राज्य देते थे जो सामान्य हैं। लेकिन 100% कहाँ था? राज्य तो थे नहीं, पूर्वोत्तर भी नहीं है, पहाड़ी भी नहीं है, यही है केंद्र शासित प्रदेश। वही तो आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत किस घटक में केंद्र सरकार की भागीदारी 100% होती थी? तो आओ वापस। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में किस घटक में 100% केंद्र रुपया दे रहा है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, ठीक है? हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखो 27। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है? 25 तक तो नहीं है, 26 तक मैंने बताया था पीछे आपको। ये भी गलत है। ठीक है? मैंने आपको बताया था पीछे क्या बताया था? 1 अप्रैल 2022 से लेकर ये बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2025 या 26? 26 है। ठीक है? यहाँ तक बढ़ा दिया गया है, तो यही सही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुभारंभ कब किया गया? ये तो सबको पता होगा 2014 में किया गया था। ठीक है? 2014 2 अक्टूबर से किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 से। 29 देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए केंद्रीय हिस्सा कितना होगा? तो यहाँ पर भी वही हिस्सा है, फंडिंग पैटर्न अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी जब आप फंडिंग पैटर्न देखोगे, तो फंडिंग पैटर्न आपको देखने को मिलता है 3 भागों में। 60-40 का रेशियो है, 90-10 का रेशियो है और 100% का रेशियो है। ये यूटी के लिए है, ये पहाड़ी राज्यों के लिए है, पहाड़ी राज्य और नॉर्थ ईस्ट के लिए, और 60-40 का रेशियो सामान्य राज्यों के लिए है। सामान्य राज्य, ठीक? यानी ₹60 केंद्र देगा, तो ₹40 सामान्य राज्य देंगे। ₹90 केंद्र देगा यहाँ पे, तो ₹10 पहाड़ी राज्य देंगे और नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र देगा, और यूटी के लिए 100% केंद्र सरकार देगा। तो अब यहाँ से प्रश्न में वापस आओ। क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो केंद्रीय हिस्सा है वो कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए, बात खत्म हो गई। ठीक है? नेक्स्ट देखो। 30 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 2005 में 2005 में पारित हुआ था। ये कब पारित हुआ था? जुलाई में, जून में, अगस्त में या फिर सितंबर में? ये पूछ रहा है आपसे। तो बता दो इसको कि मनरेगा ना लिखो, पहले लिखो नरेगा। नरेगा का जो एक्ट है वो हुआ था अगस्त 2005 में, ठीक है? और फिर ये योजना कब आई थी? इस योजना को लॉन्च कब किया गया था? फरवरी 2006 में। फिर इसका नाम कब परिवर्तित किया गया? तो आप बताओगे 2009 में, ठीक? इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद अगर आपने इसमें रजिस्टर्ड अपने आप को करा दिया है तो 15 दिन का समय है। 15 दिनों तक इंतज़ार करिए, फिर 15 दिनों के बाद आपको रोज़गार मिल जाएगा। 100 दिनों का रोज़गार दिया जाता है। तो ये ड्यूरेशन भी याद रखो, 15 दिनों के बाद आपको रोज़गार देना ही होगा, अदरवाइज़ आपको भत्ता मिलने लगेगा। ठीक है? हालाँकि इन सब बातों की चर्चा मैंने की है अपनी जो योजनाएँ मैंने करवाई हैं वहाँ पर। तो अगर आपने उत्तर प्रदेश की योजनाएँ नहीं पढ़ी हैं अभी तक, तो आप ज़रूर पढ़िए उनको। ठीक है? हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कब गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये अगस्त में। नेक्स्ट देखो 33 कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान पंचायतों को किस क्षेत्र के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ था? बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर समझो। कह रहा है
कि 15वां जो वित्त आयोग है, उसकी सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से लेकर 25-26 के दौरान पंचायतों को किस क्षेत्र के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत हुआ है? किस क्षेत्र के लिए दिया गया है 1.42 लाख करोड़ रुपए? ये पूछ रहा है आपसे। ये प्रश्न कौन-सा है? 30 है, ये है 31 होना चाहिए वैसे, है ना? चलो, तो किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो सबसे पहले तो आप 2-4 बातें समझो, तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मैं बात कर रहा हूँ रूरल, लोकल बॉडीज़ की, ठीक? रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए जो ग्रांट दिया जाता है, के लिए ग्रांट, ये ग्रांट कैसे दिया गया? ये ग्रांट दिया गया अनटाइड ग्रांट और टाइड ग्रांट। अनटाइड ग्रांट और टाइड ग्रांट। इसमें जो अनटाइड ग्रांट दिया गया है, वो दिया गया था 94721 करोड़ रुपए और जो टाइड ग्रांट दिया गया था, वो था 142,084 करोड़ रुपए। ये बात कर रहा है टाइड ग्रांट की, ठीक? 142,084 142 लाख करोड़ रुपए। अब मुझे बताओ कि ये जो पैसा दिया गया है, ध्यान देना, ये जो पैसा दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है? बस इतना ही पूछा है आपसे कि किस क्षेत्र के लिए इसे धनराशि दी गई है। तो ये जो पैसा दिया गया है, ये दिया गया है इसे अ, साफ पानी के लिए, स्वच्छता के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर। मैंने आपको पीछे बताया भी था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए दिया गया है, वाटर रिसाइक्लिंग के लिए दिया गया है, साथ ही साथ सैनिटेशन के लिए दिया गया है ना? जो ओपन डेफिकेशन फ्री प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस जिन राज्यों को मिल चुका है, वो अपना स्टेटस मेंटेन कर सकें, इन सब के लिए दिया गया है इतना रुपया। तो हम कह सकते हैं कि साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1.42 लाख करोड़ करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान दिया गया है 15वें वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 32 साफ जल और स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग सशर्त अनुदान के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों की पात्रता निर्धारित करने में कौन-सा नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा? तो ये पात्रता निर्धारित करनी है, फिर से पढ़ो। साफ जल और स्वच्छता के लिए नोडल एजेंसी बताओ, तो यही हो जाएगा पेयजल और आपूर्ति विभाग, है ना? पेयजल और स्वच्छता विभाग, दूसरा वाला पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार प्रदर्शन अनुदान से सीधा सा आशय है परफॉर्मेंस ग्रांट, ठीक? कितना निर्धारित किया गया था? प्रदर्शन अनुदान कितना निर्धारित किया गया था? 14वें वित्त आयोग की बात हो रही है। आओ ज़रा इसको समझ लेते हैं। बात आ गई है 14वें वित्त आयोग की, तो देखो 14th वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग को क्या प्रदान किया गया है? कितना ग्रांट प्रदान किया गया है? बेसिक ग्रांट कितना है? परफॉर्मेंस ग्रांट कितना है? तो उन्हीं की बात आओ कर लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर देखो ज़रा। कह रहा है कि 14वां वित्त आयोग प्रदर्शन अनुदान कितना निर्धारित किया गया? प्रतिशत में पूछ रहा है ना? हाँ, चलो ठीक है। देखो 14वां वित्त आयोग, ठीक? 14वें वित्त आयोग में जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों के लिए जो ग्रांट दिया गया है, उसको देखो। 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को बेसिक ग्रांट कितने प्रतिशत दिया है? बेसिक ग्रांट अगर आपसे पूछे, तो आप बताओगे 90% और वहीं परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए कितना प्रतिशत हिस्सा दिया है? आप बताओगे बचा हुआ 10%, ठीक? यानी कि रेशियो आप बता सकते हो 90:10 का रेशियो रहेगा। ग्राम पंचायतों के लिए जो ग्रांट है 14वें वित्त आयोग के द्वारा, वो है 90:10 के रेशियो में, यानी 90% बेसिक ग्रांट में खर्चेंगी और परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में दिया गया है 10%, ठीक? ये तो हो गया ग्राम पंचायतों के लिए और आपसे क्वेश्चन में तो पूछा नहीं गया है कि ग्राम पंचायत बताओ या फिर म्युनिसिपैलिटी बताओ। अब ज़रा म्युनिसिपैलिटी का देख लो। 1 मिनट। हाँ, म्युनिसिपैलिटी के लिए ग्रांट कितना दिया गया? देखो, इनके लिए बेसिक ग्रांट कितना होना चाहिए? ग्रांट ये 80% और परफॉर्मेंस ग्रांट ये होना चाहिए 20%, यानी जो इनका रेशियो बनेगा वो 80-20 का बनेगा। तो म्युनिसिपैलिटी के लिए परफॉर्मेंस ग्रांट पूछेगा तो फिर 20 होगा, 20% और अगर आपसे पूछेगा ग्राम पंचायत के लिए 14वें वित्त आयोग ने कितना परफॉर्मेंस ग्रांट दिया, तो फिर आप बताओगे 10%।
तो अब यहाँ पर 20 तो ऑप्शन में है ही नहीं। हालाँकि इनको क्वेश्चन में आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि आप किसका पूछ रहे हो, म्युनिसिपैलिटी का पूछ रहे हो या फिर ग्राम पंचायत का। तो ख़ैर 20 तो नहीं है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 10। आप ग्राम पंचायत को मान लीजिए, ठीक है? चूँकि परफॉर्मेंस ग्रांट पूछा गया है ना, तो आंसर या तो 20 होगा या फिर होगा 10। तो अब ऑप्शन में 20 है नहीं। वैसे भी यहाँ पर इन्हें ग्राम पंचायत देना चाहिए, या तो हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। तो इसका हो जाएगा 10%, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को विशाल ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के रूप में कब प्रारंभ किया गया था? बताइए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात हो रही है, सबको पता होगा 1952 में प्रारंभ किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1952। और इसको ये याद रखिए 55 ब्लॉक में सबसे पहले ये शुरू किया गया था। ठीक, 55 ब्लॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2021 से 26 की अवधि के लिए कुल कितनी धनराशि के अनुदान की अनुशंसा की है? तो बात 15वें वित्त आयोग की आ गई है, तो अब इसको पूरा डिटेल से देखो आप। ध्यान दो, मैं लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बात कर रहा हूँ लोकल गवर्नमेंट की। तो लोकल गवर्नमेंट को ग्रांट कितना दिया गया है? 2021 से 26 से पूछा है। 21 से लेकर 2021 से 26 के लिए लोकल ग्रांट कितना दिया गया है? लोकल गवर्नमेंट को ग्रांट कितना दिया गया है? तो 21 से 26 के लिए जो टोटल मिला है, वो मिला है 43,6,361 करोड़ रुपए। मैं पीछे लिख भी चुका हूँ कई बार। शायद ये मैं तीसरी बार लिख रहा हूँ। 2021 से 26 यानी टोटल 5 साल के लिए पूछ रहा है। तो 43,6,361, ठीक है? 43 अ, 4,36,000 कितना हो जाएगा? 361 करोड़ रुपए, इतना दिया गया है। अब यहाँ से आपसे क्लासिफ़ाई करके पूछेगा। अब यहाँ से आपसे अलग-अलग करके पूछेगा प्रश्न में। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर आपसे पूछे रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ को कितना रुपया मिला? रूरल और अर्बन लोकल बॉडी को टोटल ग्रांट कितना दिया गया? तो आप क्या बताओगे? इनको टोटल मिला है 427911 करोड़ रुपए। ठीक? ये धनराशि याद रखनी है आपको। टोटल कितना मिला है लोकल गवर्नमेंट को? टोटल लोकल, मैंने लोकल गवर्नमेंट बोला है तो इसमें अर्बन भी आ गई हैं और रूरल भी आ गई हैं, ठीक है? अब रूरल और अर्बन की मैं बात कर रहा हूँ, तो रूरल और अर्बन को मिला है 427911 करोड़ रुपए। अच्छा, अब आप ऐसा मत समझना कि मैंने लोकल बोल दिया है तो यही यहाँ पर क्यों डेटा नहीं आ गया? क्योंकि यहाँ पर रूरल को भी मिला है, अर्बन को भी मिला है, हाउस बनाने के लिए भी मिला है, तो सबको जोड़-जाड़ के इतना है, ठीक है? जैसे नए शहर स्थापित करने के लिए भी कुछ रुपया दिया गया है। जैसे प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के लिए भी यहाँ पर कुछ रुपया दिया गया है। तो हमने इस टोटल रुपए में से रूरल और अर्बन लोकल बॉडी का जो ग्रांट था वो निकाला है केवल। तो अगर आपसे केवल और केवल इतना पूछे कि रूरल और अर्बन लोकल बॉडी को टोटल ग्रांट कितना मिला है, तो आप बताओगे ये। ये मैं बात 15वें वित्त आयोग की कर रहा हूँ, ठीक है? और अगर आपसे पूछे कि 5 साल के लिए टोटल ग्रांट कितना मिला है, तो आप बताओगे ये फिगर। अब आगे देखो, वहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के लिए ग्रांट कितना दिया गया? तो आप क्या बताओगे? 70051 करोड़ रुपए। 70051 करोड़ रुपए। वहीं अगर आपसे पूछे कि बताओ रूरल लोकल बॉडी को ग्रांट कितना दिया गया? तो आप क्या बताओगे? 236805 करोड़ रुपए। ठीक, ध्यान दो। यहाँ मैंने रूरल और अर्बन दोनों एक साथ लिख दिए थे। अब मैंने रूरल को अलग लिख दिया है, रूरल लोकल बॉडी को। ठीक है? 236805 करोड़ रुपए दिए गए। अब मैं इसी में से अर्बन को फिर से हटा दूँ। अगर मुझे बताओ केवल अगर आपसे पूछ ले अर्बन लोकल बॉडी को ग्रांट कितना दिया? ये समझ पा रहे हो मैं अर्बन लिख रहा हूँ, लोकल लिख रहा हूँ। ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है इसका मतलब। ये हो गया शहरी स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएँ हैं, वो मतलब हो गया। तो अर्बन लोकल बॉडी को ग्रांट कितना दिया गया है? इनको ग्रांट मिला है 121,055 करोड़ रुपए। ठीक, 121,055 करोड़ रुपए। अच्छा, एक बात और याद रखो, अगर आपसे पूछे नए शहर स्थापित करने के लिए ग्रांट कितना दिया गया? तो आप बताओगे
करोड़ रुपए। तो ये पूरा डेटा आपको याद रखना है। फिर से समझ लो, प्रश्न में क्या कह रहा था कि 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2021 से लेकर 26 तक की कुल अवधि में कितना अनुदान दिया? तो मैंने कुल अवधि में कितना बताया? 436361, ठीक? 436361। तो अब यहाँ से जो आपसे पूछा गया है कि 2021 से लेकर 2026 तक के लिए कुल कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई है? किन्हें? ग्रामीण स्थानीय निकाय को। ध्यान से पढ़ो। टोटल नहीं बोला है, इसने बोला है ग्रामीण स्थानीय निकाय को, तो ये वाला उठाओ, ये मैंने बोला है। रूरल लोकल एरिया को टोटल कितना मिला है? 236805, तो यही सही हो जाएगा। कहाँ है? 236805, ठीक? फिर से समझ लो, कह रहा है कि 15वें जो वित्त आयोग है, उसमें ग्रामीण स्थानीय निकाय को 2021 से लेकर 2026 तक की अवधि के लिए कुल कितनी अनुदान राशि दी गई है? किसे? ग्रामीण। अगर टोटल पूछे तो ये होगा, रूरल और अर्बन को दोनों को मिला के पूछे तो ये आंसर होगा। अगर केवल रूरल पूछे तो ये वाला होगा, जैसा पीछे मैंने अभी क्वेश्चन एक किया है। अगर केवल अर्बन लोकल बॉडी को दिया गया ग्रांट आपसे पूछे तो ये होगा, ठीक? अगर आपसे पूछे कि प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को कितना रुपया दिया गया है तो ये आंसर होगा। और अगर आपसे पूछे नए शहर स्थापित करने के लिए कितना ग्रांट दिया गया है तो आंसर ये होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। अब वापस आओ क्वेश्चन नंबर 36 में। कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार, ये नए लिखा है, नए शहर स्थापित किए जाने के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान कितना है? तो नए शहर स्थापित करना है, पीछे आओ वापस। नए शहर स्थापित करने के लिए कितना दिया जा रहा है? 8,000 करोड़ रुपए। तो यही सही हो जाएगा, चौथा, ठीक है? तो ये वित्त आयोग जो कि 14वां वित्त आयोग था और 15वां वित्त आयोग था, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन्स थे। ये इसका भाग 1 है, और भी कई सारे अभी इसमें क्वेश्चन्स आपके बचे हैं। तो कई सारे जो अनुदान योजनाएँ हैं, वो बची हैं। अभी ग्रांट भी क अभी कई जगहों पर देने हैं, तो वो बचे हैं। तो ये इसका भाग 1 है, ठीक है? अभी इसका भाग 2 और 3 और आएगा, तो इसको पूरा देखिएगा। साथ ही साथ कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।